Okay, example 2.5. Vapor pressure of chloroform CHCl3, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 एट 298 केल्विन, टेम्परेचर गिवन है आपको 298 केल्विन है, ठीक है। इनके वेपर प्रेशर आपको दिए हुए हैं 200 mm ऑफ Hg और 415 mm Hg, ठीक है। तो pressure of vapor pressure of CHCl3 is given 200 mmHg और pressure of CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन ये आपको 415 mmHg गिवन है। बस आपको यहां अब ये ध्यान देना है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन दे रखा है, यानी कि इनकी अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं रेस्पेक्टिवली। मतलब ये प्योर वेपर प्रेशर्स हैं क्या, तो यहां पर आपको नॉट लगाना पड़ेगा। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोमीथेन और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ओके, अच्छा, कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। अब यहां आप देखेंगे तो आपको देखकर पता चल रहा है कि ज्यादा क्वांटिटी में डाइक्लोरोमीथेन है, तो ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। इसको 1 से डिनोट करेंगे हम, CH2Cl2 इज योर सॉल्वेंट, और सॉल्यूट कौन होगा? क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म आपका सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको बोलूं क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये 2 से डिनोट किया हुआ था हमने, तो ये P02 कहलाएगा और ये कहलाएगा P01। हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी होता है ताकि हम आसानी से क्वेश्चंस में जो हमने फॉर्मूले याद किए हुए हैं उनसे काम चला सकें, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। दिस इज कॉल्ड पीटी, टोटल प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया है, ठीक है। और कितना कितना मिक्स किया है? 25.5 ग्राम किसको मिक्स किया है आपने? CHCl3 को, और CHCl3 कौन सा है? 2 है, तो ये वेट ऑफ 2, मास ऑफ 2 हो गया। जबकि मास ऑफ 1 कितना है आपके पास? 40 ग्राम है। ओके, 40 ग्राम आपने CHCl2 को मिक्स किया है, किसके साथ में? 25.5 क्लोरोफॉर्म के साथ में, ठीक है। तो ये मास ऑफ 1 और मास ऑफ 2 पता चल गया। आपको टोटल प्रेशर पता लगाना है। हमने राउल्स लॉ से टोटल प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा कि टोटल प्रेशर बराबर होता है किस चीज के? P1 प्लस P2 के। तो आपको पहले P1 और P2 चाहिए यहां पर, तो यहां से टोटल प्रेशर बराबर P1 की जगह P01 x1 प्लस P02 x2 लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो चीज थी वो किसके बराबर थी? P1 के बराबर थी। तो इसको मैं अलग अलग कैलकुलेशन कर लेता हूं। P1 इज इक्वल टू P01 x1, ठीक है, जबकि 1 कौन है? डाइक्लोरोमीथेन है। आपको P01 की वैल्यू गिवन है, पहले क्या निकालना पड़ेगा? x1 की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। इसी तरह से P2 के लिए कौन चाहिए? P02 x2 चाहिए, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? P2 तो गिवन है, क्या चाहिएगा? x2 चाहिएगा। तो x1 और x2 की कैलकुलेशन आपने करनी पड़ेगी। तो पहले मैं x1 को कैलकुलेट कर लेता हूं। x1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2, ठीक है। 1 और 2 कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ये आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है यहां पर क्वेश्चन के अंदर, तो इस इक्वेशन को भी यहां पर छोड़ेंगे आप, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम मैं 1 रख देता हूं, ये वाली, इस वाली इक्वेशन को 2 बोल देता हूं, ठीक है। और यहां से आप N1 कैलकुलेशन करेंगे। N1 जो है वो मास ऑफ 1 अपॉन मोलर मास ऑफ 1 है, ठीक है। अब मास ऑफ 1 आपको गिवन है कितना है? 40 ग्राम है। मोलर मास ऑफ 1 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी तरह से N2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? W2 अपॉन M2 निकालना पड़ेगा। W2 आपको गिवन है 25.5 ग्राम है, M2 की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब M1 कौन है और M2 कौन है यहां पर ये देख लें। M1 दैट इज योर डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। तो इसमें कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 1 इंटू 2, प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है, 2 क्लोरीन है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 12 प्लस
2 प्लस 35 दूनी 70 और 1 71 71। ठीक है, 2 2 4 और 1 5 5 आ जाएगा, 7 और 1 8 85 ग्राम पर मोल ये कैलकुलेशन होगी इसकी। ठीक है, तो M1 की वैल्यू निकल गई हमारे पास कितनी, 85 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसी तरह से M2 को कैलकुलेट कर लेंगे आप। M2 इज इक्वल टू CHCl3। ठीक है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 इंटू 3, 35 तिया 105 होते हैं, 5 तिया 15, 106.5 हो जाएगा ये। तो 12 प्लस 1 13 और 106.5, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 6 और 3 9 और 119.5 ग्राम पर मोल कैलकुलेशन आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहां से W1 की वैल्यू पुट कर दूं मैं। W1 की कितनी वैल्यू है हमारे पास, 40 ग्राम है, 40 डिवाइडेड बाई M1 की वैल्यू पुट करेंगे। M1 कितना है हमारे पास, 85 है। इसी तरह से W2 कैलकुलेट करेंगे। W2 तो गिवन है आपको, 25.5 है, डिवाइडेड बाई M2 हमने 119.5 कैलकुलेट करके पहले ही रख रखा है, तो 119.5 ये कैलकुलेशन हो जाएंगी। जैसे इनकी कैलकुलेशन होंगी आप इनका उठाकर इक्वेशन 2 में पुट कर देना। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, आप इसमें से नहीं देखेंगे, मैं देख लेता हूं एक बार। तो 1 है आपका CH2Cl2 के मोल्स 0.47 आ गए, 0.47 1 के। ठीक है, और 2 के 0.213। जब ये कैलकुलेशन हो गई तो इसको पुट कर देंगे x1 में, दैट इज 0.47 डिवाइडेड बाई 0.47 प्लस 0.213। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कितना आ जाएगा, 0.688। तो ये आ जाएगा 0.688। ये किसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, x1 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। आप देखें कि जब x1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है तो x2 में कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1, तो x2 हो जाएगा 1 माइनस x1, 1 माइनस 0.688। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.312 आ जाएगा, 0.312। ओके, तो ये आपका x2 भी पता चल गया। तो जब आपको x1 और x2 पता चल ही चुके हैं तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे इसको। ठीक है, तो टोटल प्रेशर, हमारे पास जो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है फ्रॉम राउल्स लॉ, वो क्या है, P01 x1 प्लस P02 x2 है। P01 हमको गिवन है पहले से ही 200 mmHg, सॉरी P01 415 415 मल्टीप्लाइड बाई x1 हमने कैलकुलेट कर लिया 0.688 प्लस P02 क्लोरोफॉर्म का प्रेशर 200 मल्टीप्लाइड बाई x2 0.312। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा आपका, टोटल प्रेशर आ जाएगा। यहां से आपको इसको कैलकुलेट करना होगा अलग से और इसको कैलकुलेट करना होगा अलग से, और इन दोनों को क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप यहां पर जब निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 347.9 mmHg। ओके, तो ये इसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 के अंदर इन्होंने पता किया है आपसे, पार्ट 2 में क्या पता किया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। आप मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी, x1 x2 आपने निकाल लिया है। ये पूछना चाह रहे हैं आपसे मोल फ्रैक्शन कौन से फेज के अंदर, वेपर फेज के अंदर। तो वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जो पता है, क्या फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ कंपोनेंट 1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P टोटल। तो P टोटल यहां पर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और P1 को भी हमने उसी के अंदर ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। P1 कैसे कैलकुलेट किया था, P01 x1, तो P01 x1 से P1 कैलकुलेशन हो जाएगा और P2 कैलकुलेशन हो जाएगा P02 x2 से। तो यहां से आपका
y1 निकल जाएगा। पी टोटल कितना कैलकुलेट किया था हमने, पी टोटल 347.9 कैलकुलेट किया था, 347.9 mm ऑफ Hg, जबकि P1 कितना कैलकुलेट किया हुआ है आपने 285.5, 285.5। ये मैं देख के बता रहा हूँ आपको, बस आपने ये कैलकुलेशन करनी है खुद से, यहाँ कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है आपने, ठीक है। तो इसलिए जो y1 की वैल्यू आ जाएगी वो 0.82 आ जाएगी। और आपको अगर y1 की वैल्यू पता चल गई है तो y2 के लिए ये वाला इस तरह का फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको डिवीजन करना पड़ता है, और डिवीजन चारों के अंदर सबसे मुश्किल होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों में सबसे मुश्किल जो बच्चों को लगता है वो डिवीजन ही लगता है, बाकी तीन काम आसान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से y1 प्लस y2 अगर कर दें तो वो 1 के बराबर होता है, तो y2 तो ईजिली पता चल ही जाएगा, दैट इज़ 1 माइनस y1, और 1 माइनस 0.82 दैट इज इक्वल्स टू 0.18। यूनिट होती नहीं है कुछ, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज के अंदर। ओके, तो इस तरह से ये दोनों पार्ट हो जाते हैं इसके। अच्छा, अगर इसके अंदर आप एक नोट करें कि डाइक्लोरोमीथेन इज मोर वोलेटाइल कंपोनेंट देन क्लोरोफॉर्म, क्योंकि वेपर प्रेशर गिवन है आपको। डाइक्लोरोमीथेन का 415 था, जबकि क्लोरोफॉर्म का 200 था सिर्फ। तो ये जो डाइक्लोरोमीथेन है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, इसी वजह से तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो वेपर फेज इसी वजह से, क्योंकि इस वोलेटाइल ज़्यादा है ये, तो अगर वोलेटाइल ज़्यादा होगा तो वेपर फेज में भी ज़्यादा जाएगा। तो वेपर फेज इज ऑल्सो रिचर इन डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि इसका जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आया है वो 0.82 निकल कर आया है, और क्लोरोफॉर्म का सिर्फ कितना है, 0.18 निकल कर आया है। रीज़न क्या है आपका, रीज़न ये है कि P01 यानी कि डाइक्लोरोमीथेन जो है वो 415 mm ऑफ Hg है, जबकि P02 है सिर्फ 200 mm ऑफ Hg। इसका मतलब ये वेपर फेज में कम जा रहा है और ये वेपर फेज में ज़्यादा जा रहा है। अगर ये वेपर फेज में ज़्यादा जा रहा है तभी तो इसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा है और इसका मोल फ्रैक्शन कम आया है। दस इट मे दस बी कंक्लूडेड दैट एट इक्विलिब्रियम वेपर फेज विल ऑलवेज और विल बी ऑलवेज रिच इन द कंपोनेंट विच इज मोर वॉलेटाइल। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा वो ज़्यादा इवेपोरेट करेगा, और ज़्यादा इवेपोरेट करेगा तो उसके पार्टिकल्स भी वेपर फेज में ज़्यादा जाएंगे, तो उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा।